हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए। 18 फरवरी को आपका पेपर है, लगातार मेहनत करते रहिए। ओके, यहाँ पे मैं जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं और कितने आपके क्वेश्चन सही हुए 35 में, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न है, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के तहत मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? यहाँ पे आपको बताना है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। पहला ऑप्शन है लाल दुहोमा, दूसरा ऑप्शन है कोनराड के संगमा, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है नेफ्यू रियो, उसके बाद चौथा ऑप्शन है मानिक शाह। तो एक एक हम लोग ऑप्शन पे जाते हैं तो देखते हैं। पहले ऑप्शन नंबर डी के नीचे से देखते हैं तो मानिक जो शाह हैं ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, तो इनको तो हटा दीजिए। त्रिपुरा के, इनको भी याद कर लीजिए जिनको नहीं पता है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, त्रिपुरा के हैं। नेफ्यू रियो जो हैं, नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं, नागालैंड के मुख्यमंत्री हो गए ये। कोनराड के सांगमा ये मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, मेघालय। एक बचे लाल दुहोमा, ये नए मुख्यमंत्री बने हैं मिजोरम के। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लाल दुहोमा बने हैं, ये एक पूर्व रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। ओके, अगला प्रश्न, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है करंट का। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर खोला गया है? ऑप्शन नंबर 1 है कोलकाता, बी है मुंबई, सी है बेंगलुरु, डी है हैदराबाद। इसका आंसर है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड कारखाना खोला गया है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। ठीक है, सिलिकॉन वैली कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन चिप्स का बहुत बड़ा उद्योग है। ठीक है, जो चिप्स बनती हैं जो लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में, फ़ोन्स में यूज होती हैं, सिलिकॉन की चिप्स। ओके, सिलिकॉन एक अर्धचालक है। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो भारत की उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थी? ऑप्शन ए है रामा देवी, बी है फातिमा बीबी, सी अरुणा आसिफ अली, डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका आंसर है फातिमा बीबी। फातिमा बीबी भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, इनको याद कर लीजिए आप। अगला प्रश्न, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस 2024, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? गणतंत्र क्या होता है? भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है कि भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्र का अध्यक्ष है, वो जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, वे जनता द्वारा ही चुने जाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। हम लोग विधायकों को वोट डालते हैं, सांसदों को वोट डालते हैं, और सांसद विधायक मिलकर के राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, वो जनता द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है। तो भारत एक गणतंत्र है। तो 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, बी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, सी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, या डी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। तो इसका आंसर है डी, राष्ट्रपति जो फ्रांस के हैं इमैनुअल मैक्रो, ये भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। ओके, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो सीन नदी पर बसा है पेरिस शहर। ओके, पांचवा प्रश्न है, 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम आपके छप गया होगा 100% पुलिस के आपके पेपर में। 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? ए टाइम सोल्टर, बी सेनिन पलाशियोस, सी है जोसेफ मारिया, और डी है एलन इवांका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए। सेनिस पलाशियोस ये निकारागुआ की हैं। निकारागुआ एक देश है मध्य अमेरिका का। ठीक है, निकारागुआ देश है, उसकी ये मिस यूनिवर्स बनी है सेनिस पलाशियोस। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है, ये मध्य अमेरिका का एक देश है। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में निवास नहीं करती है? उत्तर प्रदेश में कई जनजातियां रहती हैं,
निम्नलिखित में से ये जो 4 दी हैं इनमें कौन सी ऐसी जनजाति जो सोनभद्र जनपद में निवास नहीं करती है? अगरिया मिलेगी आपको सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र में मिलेंगे, खरवार सोनभद्र में मिलेंगे, आपको जो थारू हैं थारू सोनभद्र में नहीं मिलेंगे। ओके, थारू उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। तो कौन सा इलाका है तराई वाला? ये इलाका है लखीमपुर, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, यहाँ पर आपको थारू मिलेंगे। थारू लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, ये भी प्रश्न आता है। लखीमपुर में थारू लोगों के लिए एक महाविद्यालय बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? पहली बात तो आपको सुदूर संवेदन ही नहीं पता होगा, तो इसको कहते हैं रिमोट सेंसिंग। ज्योग्राफी में ये एक छोटी सी ब्रांच है रिमोट सेंसिंग। इसमें क्या होता है, सुदूर संवेदन एक कला एवं विज्ञान है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ के बारे में बिना उसे भौतिक रूप से छुए जानकारी इकट्ठा की जाती है। आजकल जो हमारे सैटेलाइट वगैरह भेजे जा रहे हैं ये सब उसी का भाग है। रिमोट सेंसिंग इज एन आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल टच। ओके, तो ये है, उसमें हमारी आंखें एक सेंसर हैं, हम किसी पेड़ कार को छूते नहीं हैं, देख के बता देते दूर से कि ये कार है, पेड़ है, घर है, मकान है। ठीक है, तो सुदूर संवेदन, दूर से देख के उसको आराम जान लेना। ठीक, ये पूरा सिस्टम, ये पूरी विज्ञान है सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग। तो सुदूर संवेदन केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है एकमात्र? ए है ऑप्शन सहारनपुर, बी चित्रकूट, सी वाराणसी, डी लखनऊ। तो ये लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है आरसिक। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए, आरसिक सेंटर उसको बोला जाता है, लखनऊ में है वो। ओके, 8वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल शोधनशाला कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये तो सबको ही पता होगा, जिनको नहीं पता वो याद कर लें। उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल शोधनशाला कहाँ है? मथुरा में। ऑयल रिफाइनरी, जहाँ पर कच्चे तेल को साफ करके पेट्रोल डीजल में बांटा जाता है। ठीक है, तो मथुरा में है ऑयल रिफाइनरी। मथुरा की ऑयल रिफाइनरी से जो धुआं निकल रहा है, जो प्रदूषण निकल रहा है, उसकी वजह से आकाश में, वायुमंडल में क्या जा रहा है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2। ठीक, 2 गैसें जा रही हैं। ऊपर आकाश में पानी है, वायुमंडल में क्या है? पानी H2O। तो दोनों की क्रिया से H2SO4 HNO3 बन जाता है, जिससे वर्षा होती, अम्ल वर्षा। उससे ताजमहल पर असर पड़ रहा है, ताजमहल पीला हो रहा है। ये भी प्रश्न आया है पुलिस में, 2013 के पुलिस में आया था कि ताजमहल किसके कारण पीला हो रहा है? तो मथुरा की रिफाइनरी के कारण उसका रंग पीला पड़ रहा है। ओके, अगला प्रश्न है 9वां, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ पर मिलते हैं? जो भारत के जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा है वो कहाँ पर मिलते हैं? ये है, आप देख लीजिएगा, ये गलियारा है और एक ये गलियारा है, ये दोनों कहाँ पर ही मिल रहे हैं? वो कौन सी जगह है? तो वो कौन सी जगह है यहाँ पर देखते हैं, झांसी इसका आंसर है। ये भी पुलिस में आ चुका है, पीसीएस में भी आ चुका है ये प्रश्न। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, झांसी इसका आंसर है। ओके, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला, ये 4 जिले दिए हैं, इनमें से अर्जुन बांध नहर से कौन सा जिला लाभान्वित है? एटा, इटावा, गोरखपुर, हमीरपुर। तो इसका आंसर है हमीरपुर। हमीरपुर अर्जुन बांध नहर से प्रभावित है। अर्जुन बांध जो है वो चरखारी में है, चरखारी एक जगह है महोबा जिले में। ओके, और उससे नहरें निकली हैं जहाँ हमीरपुर में सिंचाई होती है और कई जिलों में, उसके आसपास के जिलों में सिंचाई होती है। तृतीय पानीपत के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? पानीपत का जो पहला युद्ध था, फर्स्ट पानीपत का युद्ध कब हुआ है? पहला पानीपत का जो युद्ध हुआ है वो आप अच्छे से जानते हैं, 1526 में। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ है, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है। ठीक, 1526, 56, 1761। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था और अहमद शाह अब्दाली, ठीक, और मराठों के बीच ये युद्ध हुआ था। पूछा गया उसमें मुगल बादशाह कौन था? उसमें मुगल बादशाह शाह आलम था। ठीक है, उस समय मुगल बादशाह शाह आलम था। ओके, चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो इसका जो 11वें का आंसर था वो क्या था? शाह आलम। अगला, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? खालसा पंथ की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पर
दिए गए जो ऑप्शन है उन ऑप्शन को भी देख लेते हैं। गुरु रामदास, तो सिखों के 10 गुरु थे, उनमें गुरु रामदास थे। तो गुरु रामदास ने क्या किया था? अमृतसर बसाया था। गुरु हरगोविंद ने क्या किया था? अकाल तख्त का निर्माण करवाया था और मांसाहार की आज्ञा दी थी सिख धर्म को। गुरु अर्जुन देव ने करतारपुर नगर बसाया था, सच्चा बादशाह इनको कहते थे गुरु अर्जुन देव को। और गुरु गोविंद सिंह इसका आंसर है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। वे 10वें अंतिम गुरु थे। सिखों के 10वें अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ओके, अगला प्रश्न, किस राज्य में सन्यासी विद्रोह 1763-1800 में हुआ था? सन्यासी विद्रोह, ये लोग सन्यासी से शंकराचार्य के अनुयायी थे, गिरि संप्रदाय के थे, शंकराचार्य के अनुयायी थे सन्यासी। इन्होंने 1763-1800 में विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। ये हुआ था बंगाल में, ठीक है, बंगाल में हुआ था ये, अच्छे से याद कर लीजिए इसको। यह वक्तव्य किसका है कि तिलक भारतीय अशांति के जनक थे? ये भी बहुत बार आया है। यह वक्तव्य किसका है कि तिलक भारतीय अशांति के जनक थे? लॉर्ड मिंटो, वैलेंटाइन चिरोल, मार्ले, लॉर्ड कर्जन थे। उसका आंसर है वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल या सिरोल इनको कहते हैं। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। अंग्रेज थे ये, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत बार आया है, रिपीटेड है, समझ लें, याद कर लें। कांग्रेस के किस अधिवेशन में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, खूब आता है ये प्रश्न। तो देखते हैं, कोलकाता अधिवेशन 1928, कोलकाता अधिवेशन 1928 में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू, यही इसका आंसर है। कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। दिल्ली अधिवेशन 1932 में सेठ रणछोड़ दास अध्यक्ष थे। 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, ठीक है। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर है। ओके, 16 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह महात्मा बुद्ध के निधन का प्रतीक है? महात्मा बुद्ध से संबंधित हर घटना का प्रतीक है कुछ ना कुछ, तो उनके निधन का प्रतीक क्या है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं उनके निधन का प्रतीक क्या है। घोड़ा उनके गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल उनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। स्तूप उनके निधन का प्रतीक है, यही आंसर है। और कमल उनके जन्म का प्रतीक है, ठीक है, कमल उनके जन्म का प्रतीक है, ठीक। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट एक बहुत अच्छा शक्तिशाली वंश रहा है। इसका संस्थापक कौन था? हम लोग एक तरफ से देखते हैं, विजयालय। तो विजयालय जो था वो चोल वंश का संस्थापक था, दक्षिण भारत का ही था चोल वंश, उसका संस्थापक विजयालय था। गोपाल, आप जानते हैं, पाल वंश का संस्थापक था। दंती दुर्ग, ये इसका आंसर है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक था, चौहान जिसके राजा पृथ्वीराज चौहान थे। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के मंदिरों में कैलाश मंदिर बनाया था। जो एलोरा की गुफाएं हैं उनमें कैलाश मंदिर बनवाया था कैलाश प्रथम ने, ठीक है। ये भी प्रश्न आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू विधि पर आधारित ग्रंथ मिताक्षरा के लेखक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदू विधि पर आधारित ग्रंथ मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जयदेव। तो जयदेव तो नहीं, जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद। विज्ञानेश्वर इसके आंसर हैं। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी है। जयचंद की पुस्तक है हमीर काव्य। और विद्यापति की है दुर्गा भक्ति तरंगिणी, ठीक है। तो इसका आंसर 18वें का आंसर हो गया, मिताक्षरा है विज्ञानेश्वर की। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा? ये भी बहुत बार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पार्लियामेंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। आधे से ज़्यादा भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 का ही भाग है। ओके, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता का मतलब होता है एक केंद्र की नागरिकता, एक राज्य की नागरिकता, ठीक है। तो किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, बिल्कुल गलत। हमारे भारत में एकल नागरिकता है, इसको याद कर लीजिए। एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में है। सिर्फ आपके पास नागरिकता भारत की है, आपके अपने प्रदेश की नहीं कि आप उत्तर प्रदेश के तो एक नागरिकता उत्तर प्रदेश की नहीं, सिर्फ भारतीय हैं आप, ठीक है। तो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके,
ये भी अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में, क्योंकि जो अमेरिका जब बना था, अमेरिका राज्यों का संघ है, ठीक, अमेरिका राज्यों से मिलकर बना है, और वहाँ पे राज्यों का एक वो हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक। तो पहले आप जिस राज्य के हैं, जैसे बहुत सारे राज्य हैं, कैलिफोर्निया है तो आप कैलिफोर्निया के नागरिक हैं तो कैलिफोर्निया की सिटीजनशिप आपको मिलेगी, फिर आपको यूएसए की सिटीजनशिप मिलेगी, ऐसा है वहाँ पे, ओके। अगला प्रश्न, 21वां है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किसके गठन के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अनुच्छेद 40 में क्या है, सीधे ये प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए। बिल्कुल गलत, स्वयं सहायता समूह का संविधान के अनुच्छेदों से कोई मतलब नहीं है। म्यूनिसिपल बोर्ड के गठन के लिए ये भी नहीं है। पंचायतों के गठन के लिए बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही। सहकारी समितियों, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 का संबंध है पंचायतों के गठन से, राज्य को निर्देशित किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 पंचायतों के गठन के लिए है, ओके। 22वां, संसद के किस सदन में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति एक सिर्फ पद है, और इनका कार्य क्या है, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, और इनको हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है सिर्फ राज्यसभा में, ठीक। लोकसभा अपनी सहमति देता है, लेकिन प्रस्ताव हटाने का राज्यसभा में लाया जा सकता है, और हटाने से पहले 14 दिन पहले इनको सूचित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित किया जाएगा, ठीक है। 23वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? यहाँ पे बोला गया व्यक्तिगत रूप से। मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन पूछा गया है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? संसद के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति के प्रति। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, ठीक है। 24वां प्रश्न है, प्रथम अभिनेत्री कौन थी जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी? नॉमिनेशन होता है राज्यसभा के लिए, ठीक है। तो उसमें प्रथम अभिनेत्री कौन थी? जयललिता, नरगिस दत्त, वैजंती माला, देविका रानी। तो इसका आंसर है नरगिस दत्त, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी है नरगिस दत्त। नरगिस दत्त सुनील दत्त की वाइफ, संजय दत्त की माता थी, और इसमें जो थी इनकी सबसे फेमस पिक्चर थी मदर इंडिया, उसी में नरगिस दत्त हैं, ओके। अगले प्रश्न में चलते हैं। 25वां प्रश्न है, किसने कहा था राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है? निम्नलिखित में से किसने कहा था? ये चार ऑप्शन, इनमें से किसने कहा था कि राज्यपाल का पद सोने की चिड़िया के समतुल्य है? सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ओके। सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ठीक है। क्योंकि आप जान ही रहे हैं ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि नाम है कि राज्यपाल हैं, महामहिम राज्यपाल, राजभवन में रहते हैं, राज्य की राजधानी के पास में बढ़िया से बंगले में रहते हैं, काम क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मोहर लगानी है, साइन करने हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला था, ठीक है। वेनेजुएला देश की राजधानी क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वेनेजुएला देश की राजधानी क्या है? वेनेजुएला जो है आपका दक्षिण अमेरिका का एक देश है, यहाँ पर है, ठीक। इसकी राजधानी क्या है हम लोग देखते हैं, बगोटा। बगोटा कोलंबिया की राजधानी है। काराकस, बिल्कुल सही, काराकस इसकी राजधानी वेनेजुएला की। क्विटो इक्वाडोर की राजधानी है। लापाज बोलीविया की राजधानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हुआ वेनेजुएला की राजधानी काराकस, ठीक है। ये हो गया। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे तो हो गया 26 का बी, काराकस। नेक्स्ट, पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से किस झील को जाना जाता है? ये भी प्रश्न खूब आता है, अच्छे समझ लीजिएगा। 27वां प्रश्न है, पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से किस झील को जाना जाता है? सुपीरियर नहीं, सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मिशिगन, मिशिगन अमेरिका में है, पूर्णतया अमेरिका में है। जो 5 झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो, इनमें से पूर्णतया अमेरिका में मिशिगन है, बाकी सभी झीलें आधी कनाडा में है, आधी अमेरिका में है। बैकाल इसका आंसर है। विक्टोरिया अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल वही पर्ल ऑफ साइबेरिया कहलाती है, रूस में साइबेरिया क्षेत्र में, इसलिए पर्ल ऑफ साइबेरिया कहलाती है, ओके। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश हिंद महासागर में नहीं है? बहुत अच्छी बात है, सब आपको देखना है, समझना है कौन सा देश हिंद महासागर में नहीं है। सेशेल्स, सेशेल्स
हिंद महासागर में ही है, अफ्रीका के अंतर्गत आता है, महाद्वीप के अंतर्गत। इसकी राजधानी है विक्टोरिया। मॉरिशस, ये भी हिंद महासागर में है, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। कोमोरोस, ये भी हिंद महासागर में, इसकी राजधानी मोरोनी है। फिजी आंसर है, फिजी कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में, फिजी प्रशांत महासागर में, इसकी राजधानी सुबा है, फिजी की राजधानी सुबा, ये प्रशांत महासागर में है। बाकी तीनों ऊपर वाले हिंद महासागर में हैं, अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। ओके, 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में नहीं है, ये भी आपको जानना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे आते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में नहीं है, सेवारा हिल्स है, जावड़ी हिल्स है, पलानी हिल्स है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, बाबा बुदन हिल्स, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बाबा बुदन हिल्स कर्नाटक में है, कहाँ पे, कर्नाटक में। यहाँ पर कॉफ़ी वॉफ़ी सबसे पहले लगाई गई थी, बाबा बुदन ने लगाई थी, बाबा बुदन हिल्स कर्नाटक। 29वां, फिर 30वां, केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी का भाग निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये तो आपको जानना ही चाहिए। केंद्र शासित जो राज्य पुदुचेरी है उसका भाग किस राज्य में नहीं है, तमिलनाडु में तो है ही। तमिलनाडु में क्या क्या है आपका, आप जानते हैं इसके बारे में। पुदुचेरी कराईकल तमिलनाडु में है। केरल में क्या है, केरल में है माहे, आंध्र प्रदेश में यनम है, कर्नाटक में नहीं है, कर्नाटक में पुदुचेरी का भाग नहीं है। तमिलनाडु में कराईकल और पुदुचेरी है, केरल में माहे है, आंध्र प्रदेश में यनम है, ठीक है, और ये कर्नाटक में कुछ नहीं है इसका। जो पुदुचेरी, आज का पुदुचेरी हमारा जो केंद्र शासित राज्य है, ये फ्रांसीसी कॉलोनी था, फ्रांस के लोग यहाँ आए थे, फ्रांसीसी, उनका कब्जा यहाँ पे था, और ये सब छोड़ के फिर इनको भगाया गया। फिर 1 नवंबर 1954 को सब खाली करा लिया गया। तो जो फ्रांसीसी कॉलोनियाँ थी सभी को मिला के पंडिचेरी, पुदुचेरी बना दिया गया। ओके, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, देखते हैं इसको एक तरफ से। 14 दिसंबर दिया सबसे पहले, तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर इसका बिल्कुल आंसर है। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। ग्लूकोमा किसकी बीमारी है, अच्छा प्रश्न है। ग्लूकोमा बीमारी आँख की बीमारी है ग्लूकोमा, इसमें आदमी अंधा हो जाता है, धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है, ग्लूकोमा आँख। इसके बाद जर्मन सिल्वर में कितने प्रतिशत सिल्वर होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जर्मन सिल्वर में कितने प्रतिशत सिल्वर होता है, 25%, 45%, 55%, 0%। तो आंसर है 0। जर्मन सिल्वर में सिल्वर यानी चांदी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। क्या क्या होता है जर्मन सिल्वर में, तांबा, ठीक है, जस्ता और निकिल, ये होता है जर्मन सिल्वर में, ठीक। सिल्वर जैसा दिखता है पर होता है उसमें सिल्वर नहीं है। 34वां प्रश्न, समस्त महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है, जो हमारे महासागर हैं इनका समस्त औसत वार्षिक तापमान क्या है, एकदम याद कर लीजिए, रट्टा मान लीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 17.2 डिग्री सेल्सियस महासागरों का औसत वार्षिक तापमान होता है। ऑप्शन नंबर सी, 17.2 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, डॉक्टर इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन कहाँ पर लगाते हैं, डॉक्टर इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन कहाँ पर लगाते हैं, नसों में, हड्डियों में, जोड़ों में, हाथों में। तो इसका आंसर है जोड़ों में। जो हमारे जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं बॉडी में, वहाँ पर इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगाया जाता है दर्द के लिए। जब बहुत दर्द होता है जोड़ों में तो वहाँ पे ये इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि पर डे आपको एक वीडियो देता रहूँ, ठीक है। धन्यवाद।